इंसानी सेहत सबसे ज़्यादा अहम है और तमाम तर तवज्जो जो है हुकूमतों की वो इंसानी सेहत की जानिब होना चाहिए, लेकिन अफसोसनाक अमर है कि ऐसा फैसलाबाद में नहीं है। फैसलाबाद में अगर बात कर ली जाए तो हर चौथा शख्स जो है वो हेपेटाइटिस का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेपेटाइटिस की 5 मुख्तलिफ स्टेजेस यानी हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इनमें जानलेवा भी हो सकती हैं, ख़तरनाक भी हो सकती हैं और मुस्तकिल यानी मौजी अमराज में भी तब्दील हो सकती हैं। हेपेटाइटिस सी के फैलाव की सबसे बड़ी वजूहात जो हैं उनमें साफ़ पानी का मुयस्सर ना होना एक अहम वजह है। यानी अगर दूसरी बात कर ली जाए तो दूसरी वजह एक ही इंजेक्शन का बार बार इस्तेमाल होना या किसी बार्बर शॉप में एक ही ब्लेड और उस्तरे का बार बार इस्तेमाल होना जो है वो बड़ी वजूहात में शामिल हो सकते हैं। इस हवाले से अगर बात कर ली जाए तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 600 TDS से नीचे TDS वाला पानी जो है वो इंसानी सेहत के लिए काबिल इस्तेमाल है। इंसान उसको पी सकता है, अपनी सेहत को बहाल रख सकता है। लेकिन फैसलाबाद की अगर बात कर ली जाए तो फैसलाबाद में 135 मुकामात की सैम्पलिंग के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 70 से ज़ायद मुकामात ऐसे हैं जहाँ TDS की मिकदार ज़ेरे ज़मीन पानी में 4000 की ख़तरनाक हद से भी तजावज़ कर चुकी है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतअद्दिद इलानात और अहकामात के बावजूद जो है कभी भी बार्बर शॉप को रजिस्टर्ड करने या बार्बर शॉप में किट्स फराहम करने के दावे जो है वो पूरे नहीं किए जा सके, जिसकी सबसे बड़ी वजह हेपेटाइटिस सी का फैलाव और हर चौथा शख्स जो है वो हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हो रहा है, हेपेटाइटिस बी का शिकार हो रहा है, हेपेटाइटिस ए जो है वो बच्चों में बढ़ रहा है। और इस तमाम तर सूरत हाल का तदारक किस तरह से किया जाएगा, मैं आपका होस्ट वकास अहमद बेग प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इस प्रोग्राम में हम हेपेटाइटिस के तमाम तर पहलुओं पे बात करेंगे। क्यों फैलता है, किस तरह से फैलता है, रोकने की जिम्मेदारी किसकी है और इसके साथ साथ ताहाल हेपेटाइटिस सी के तदारक के लिए, हेपेटाइटिस बी और ए के तदारक के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने क्या इक़दाम किए हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। फैसलाबाद शहर वैसे तो पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन इसके बेशतर हिस्से साफ़ पानी से महरूम हैं। सरकारी तौर पे साफ़ पानी की लाइनें बिछाई जाती हैं, वासा इस पे काम करता है, लेकिन शहर का एक बड़ा हिस्सा जहां तक साफ़ पानी नहीं पहुंचता, ऐसे इलाकों के मौजूद तमाम मकीन जो हैं वो मजबूर हैं मुख्तलिफ पानी सप्लाई करने वालों से पानी लेने पर, और पानी सप्लाई किया जाता है नहर किनारे से भर के। पंप मालकान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी पूछेंगे। मुझे ये बताइएगा कि पानी यहाँ से जब आप भर के इलाकों में सप्लाई करते हैं, क्या वजह है, इलाकों के अंदर अपना पानी मौजूद नहीं है? अपना इलाके का पानी दुरुस्त नहीं है, पानी कौड़ा है, इस वजह से नहर के किनारे का पानी पी रही है कौन। नहर के किनारे का पानी जब पीते हैं तो गवर्नमेंट आके आपके ये जो कैंस हैं इनसे मना करती है, अक्सर मुहिम चलाई जाती है कि नीली कैनों में पानी ना भरा जाए। क्या इस हवाले से कभी आपके पास कोई आया है? कोई नहीं आया, अभी तक हमारे पास नहीं गया। अभी तक कोई नहीं आया, मना नहीं किया गया। नीली कैनों के हवाले से साल में एक बार मुहिम चला दी जाती है, दिन गुजारे जाते हैं, लेकिन चूंकि शहरियों के पास कोई मुतबादिल हल मौजूद नहीं है, यही वो अमल है जिससे वो साफ़ पानी, कुछ हद तक साफ़ पानी जो है वो नहर किनारे से हासिल कर सकते हैं। आप कितने इलाकों को पानी सप्लाई करते हैं और दिन में अगर बात कर ली जाए तो कितने घर हैं जिनको आप पानी सप्लाई करते हैं? मैं तकरीबन दिन में 150-200 घरों को सप्लाई करता हूँ। तो हर इलाका में पानी नमकीन ही है, ज़्यादातर ज़मीनी पानी नमकीन है, इस वजह से हम पानी ये नहरी सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि पानी अगर ठीक ना हो तो सेहत के बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। हेपेटाइटिस का मसला जो है वो भी सबसे बड़ा मसला है, हर चौथा शख्स इस बीमारी में मुब्तला है। हुकूमत ये कहती है कि नीली कैनों का, ये चूँकि केमिकल ज़्यादा कैने हैं, इनमें पहले केमिकल होता है, फिर उसके बाद पानी घरों में सप्लाई होता है, इससे मसाइल पैदा होते हैं। तो इससे शहरियों को डर नहीं लगता या आप एहतियात नहीं करते? देखें, जिस तरह शहरियों को भी नहीं डर लगता है, ना हमारे पास किसी ने हदायत की तदाबीर नहीं दी, ठीक है, ना हमें किसी ने बताया कि ये केमिकल वाली हैं या नहीं केमिकल वाली। हमने अपना रोज़गार चलाया है, ठीक है। बिल्कुल, रोज़गार चला रखा है और शहरी जो हैं जिन्हें घरों पे पानी मिलना चाहिए, चूँकि वासा मौजूद है शहर के अंदर, पाइपिंग के ज़रिए से हर शहरी को पीने का साफ़ पानी फराहम किया जाना जो है ना सिर्फ शहरियों का हक़ है बल्कि अदारों की ज़िम्मेदारी है। इसके बावजूद जो है साफ़ पानी फराहम नहीं किया जाता। मुझे ये बताएं कि जितनी आप बात करते हैं, जिन इलाकों के अंदर आप पानी सप्लाई करते हैं, आपने कहा कि ज़ेरे ज़मीन पानी नमकीन है, क्या वासा वहाँ पर पानी सप्लाई नहीं करता जो पानी शहरी आपसे ख़रीदने पर मजबूर है? और कितने में आप एक कैन फ़रोख्त करते हैं? हम 40 रुपये में कैन फ़रोख्त कर रहे हैं। वासा का कोई नामो निशान नहीं है कि कहीं भी नहीं वासा पानी दे रहे, ठीक है। वासा की एक जगह क्या कहते हैं, चन्मा रोड पे गाड़ी खड़ी होती है, उधर ही खड़ी रहती है,
ठीक है, वो सप्लाई करता ही नहीं है। वासा दावे करता है लेकिन सप्लाई नहीं करता। शहरी मजबूर हैं, पानी जो है वो ख़रीद कर पीने पे। शहरी भी मौजूद है। मुझे आप बताइएगा कि पानी एक वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस A, B, C और इस तरह की दीगर बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। साफ़ पानी घरों में आता नहीं, नीली केमिकल ज़्यादा कहने हैं जिनके ज़रिए से पानी पिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? मसला ये जो आप बीमारियां बता रहे हैं ना, ये बीमारियां सब जो लग रही हैं ये वासा के पानी से ही लग रही हैं। जो लेने गर्मी मोहल्लों में जा रही हैं, गटरों का पानी मिक्स होकर जा रहा है, लोग वो पिए तो बीमार होते हैं। ये पानी एक नहर की नेमत अल्लाह पाक ने दी है फैसलाबाद शहरियों को, लोग इसके ऊपर फ़ायदा उठा रहे हैं और इसको बेहतर तरीके से अगर काम किया जाए, जो करोड़ों अरबों रुपये वासों पे लगा रहे हैं, ये पॉइंट साफ़ सुथरे तरीके से आवाम को इजाज़त दी जाए कि अपनी सही, जिस तरह नसीम सादक साहब ने पॉइंट बना के दिए, जब तक वासा का मसला हल नहीं होता आप उस वक्त तक ये पॉइंट चलने दें। इनको अच्छे तरीके से उन्होंने शेड वगैरह बना के दिए थे कि साफ़ तरीके से लोगों के घरों में पानी जाए। अच्छा, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है लोग मुतमिन हैं। लोग ये पानी सस्ता लेके पीने पे मजबूरी भी है उनकी कि ये सस्ता पानी है। अब जो दूसरा है पानी नेस्ले वाला या दूसरा 150-200 की बोतल, 150-200 रुपये की बोतल है, ये 30-40 रुपये में लोगों को घर तक पहुंच रहा पानी, वो जाकर लेके आना पड़ता है, ये घर में पहुंच जाता। और जहाँ तक ये सप्लाई जाती है वहाँ वासा का पानी है भी नहीं, सप्लाई भी नहीं है। घरों में, मार्केटों में, गाँव में, दूर दराज जो इलाके जो हैं, जो शहर से दूर दराज, वहाँ तक ये घर में पानी पहुँचाते हैं। अच्छा, इसमें बात आपकी ठीक है कि शहरी मजबूर हैं, अगर साफ़ पानी सप्लाई हो तो वो यहाँ से ना ख़रीदें, लेकिन यहाँ से जो पानी सप्लाई हो रहा है नीली कैने, इन्हीं कैनों में पहले केमिकल इस्तेमाल होता है, इस पर भी पाबंदी है। इसके बावजूद ये चीज़ें जो है घर वाले लेते हैं, मार्केट वाले फ़रोख्त करते हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं? ये नसीम सादक साहब ने पाबंदी लगाई थी नीली कैन पे, पाबंदी अब भी पाबंदी है। महकमा सेहत वाले इस पर एक्शन नहीं लेते। महकमा सेहत वालों को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। नीली कैनों पे नहीं देना चाहिए पानी, ये केमिकल वाली है। नीली कैनों ने सफ़ेद पानी की बोतल निकाली है जो प्योर पानी के लिए बनती हैं, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। बाकी ये टैंकी है, ये तो है ही पानी के लिए, मगर ये कैने हैं वो गलत, लोग टैंकी उसके बाद ही रखी थी लोगों ने कैने बंद करके। पहले गधा गाड़ियों के ऊपर ये कैने वगैरह सारे लोग लेते थे, और पीने वालों को भी पता नुकसान दे वो भी ले रहे हैं कि ये मजबूत है, पायदार है। उनको ये नहीं पता, नफा नुकसान तो नहीं देखते ना, बहुत ये देखते कि अच्छी मजबूत है, पायदार है, लोग ले रहे हैं उसके ऊपर। शहरी मजबूर हैं इन्हीं केमिकल ज़दा कैनों में पानी पीने पे, चूँकि हुकूमत की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है कि कोई भी ऐसी कैन पानी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, पानी सप्लाई के लिए, जिसमें पहले किसी वक्त में केमिकल सप्लाई हुआ हो। लेकिन फैसलाबाद में अगर बात करी जाए तो 60% से ज़ायद शहरी जो हैं वो इन्हीं नीली केमिकल ज़दा कैनों के इस्तेमाल से जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहा है। महकमा सेहत की जानिब से नीली कैनों पर पाबंदी के बावजूद जो है किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती और हेपेटाइटिस जैसी अहम बीमारियां जो हैं वो इंसान को लगती हैं। डॉक्टर्स भी इसी हवाले से क्या कहते हैं वो भी जानेंगे, और इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है कि फैसलाबाद के शहरियों को किस तरह से इन मोहलिक अमराज से बचाया जाएगा, या अभी तक इन मोहलिक अमराज से बचाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। जहाँ सबसे बड़ी वजह है हेपेटाइटिस के अमराज के फैलाव के हवाले से, तो वहीं दूसरी बड़ी वजह जो है वो मुख्तलिफ जराही अल्लात के हवाले से बात की जाती है, जो कि डॉक्टर्स की जानिब से सरिंजें और दीगर जराही अल्लात बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी तरह अगर बात कर ली जाए तो बार्बर शॉप पर एक ही ब्लेड से अगर मुतअद्दद लोगों की ख़त की जाए, कटिंग की जाए, तो उसमें भी ऐसे शवाहिद जो हैं वो मिलते हैं कि जिससे हेपेटाइटिस के मर्ज़ में इंसान मुब्तला हो सकता है। बार्बर शॉप पर मौजूद हैं, किस तरह से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इन्हें कहा गया था कि अपने जो डिस्पोजेबल किट्स हैं उसका इस्तेमाल करें ताकि शहरियों को हेपेटाइटिस C से बचाया जा सके। किस तरह से अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर ज़िला इंतज़ामिया जो है इस बारे में ना सिर्फ एक्शन लेती है, कार्रवाइयाँ भी करती है कि डिस्पोजेबल आलात इस्तेमाल किए जाएँ। क्या आप भी इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी सर, डिस्पोजेबल उस तरह अपनी किट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जितने कस्टमर आते हैं सबके लिए कुछ किट्स अलग रखी हुई हैं या एक ही हैं? कुछ ने अपनी अलग रखी हैं, कुछ डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं। ग्राहक जो हैं वो चाहे उस तरह का इस्तेमाल उनके इल्म में है या नहीं है, बहरहाल इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए जाते हैं कि तमाम बार्बर शॉप्स को जो है डिस्पोजेबल किट्स का पाबंद बनाया गया है। शहरी जो मुख्तलिफ मकामात पर जो है कटिंग करवाते हैं, ख़त करवाते हैं, जिनके लिए एक बड़ा मसला हो सकता है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि चेयर थोड़ी सी अगर घुमा दें, ये घूम सकती है तो, कि जब ख़त करवा रहे हैं या कटिंग करवा रहे हैं तो यकीनन उस तरह और ब्लेड इस्तेमाल होता है, उस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि हेपेटाइटिस C के फैलाव का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है इन्हीं आलात के इस्तेमाल से। जी, हमने अपनी डिस्पोजेबल उस्तरा और किट अपनी रखी हुई है इधर शॉप पर ना, उसके साथ करवाते हैं हम। इससे बचाव के लिए, हेपेटाइटिस से बचाव के लिए अपनी किट और अपना उस्तरा रखा हुआ है।
अच्छा, लेकिन मुतअद्दिद जगहों पे ये भी देखा जाता है कि एक ही उस्तरा जो है उसमें सिर्फ ब्लेड चेंज किया जाता है, उसको कोई बेहतर अंदाज में वॉश भी नहीं किया जाता और उसी तरह से कस्टमर ज़्यादा होने के बायस जो है ख़त भी की जाती है, कटिंग का सिलसिला भी जारी होता है, जिसमें अक्सर शहरी जो हैं फैसलाबाद में ख़ासकर अगर बात कर ली जाए तो हर चौथा शख्स जो है वो हेपेटाइटिस का शिकार होता है। इस हवाले से क्या क्या एहतियात करते हैं ख़ास तौर पर जब बार्बर शॉप में आते हैं? मेरी तो सब आवाम से ये गुजारिश है कि अपना डिस्पोजेबल उस्तरा और अपनी किट साथ लेके जाएं या शॉप पर रखवा दें, तो ये बेहतर है। हेपेटाइटिस से बचने के लिए ये अमराज बेहतर है। बिल्कुल, शहरी जो हैं वो जो तो इन तमाम तर इश्यूज़ के हवाले से जानते हैं कि किस तरह हेपेटाइटिस सी से बचना है, उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि या तो अपनी किट्स जो हैं वो अलग रखी गई हैं और अगर किट्स अलग नहीं है तो कम से कम अपना उस्तरा जो है वो अलग रखा गया है ताकि इस्तेमाल जो है वो बेहतर अंदाज में एहतियात के साथ किया जा सके। उसके साथ साथ दीगर जो शहरी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो कि ना सिर्फ कटिंग या ख़त करवाते हैं बल्कि इस तरह के मुख्तलिफ जराही औज़ार जो हैं वो भी उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किरदार अदा कर रहे होते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आप जब यहाँ आते हैं कटिंग या ख़त के हवाले से तो उस तरह जो है एक ही बार बार इस्तेमाल कर लिया जाता है बार्बर की जानिब से जिससे हेपेटाइटिस सी के फैलने का ख़दशा होता है, या आप अपनी किट इस्तेमाल करते हैं? कुछ तो लोग अपनी किट इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग हमाम का जो उस्तरा वगैरह वही चलता है और ब्लेड वगैरह किसी में तब्दील होता है, बाज़ को हाथ नहीं भी होता। लेकिन अगर ऐसे ही एक ही उस्तरे पे बार बार ब्लेड तब्दील होता रहे तो उससे तो फिर मुख्तलिफ संगीन किस्म की बीमारियां फैलने का ख़दशा होता है। हर चौथा शख्स जो है फैसलाबाद में हेपेटाइटिस सी का शिकार दिखाई देता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी ये वो तमाम अमराज हैं जो मोहलक अमराज भी साबित होते हैं। इससे किस तरह से बचते हैं? बेहतर तो यह है कि किट अपनी इस्तेमाल की जाए हर हिमाम पे या डिस्पोजेबल चले। डिस्पोजेबल आपको लगता है कि फैसलाबाद में बहुत सी दुकानें ऐसी भी मौजूद हैं जहां अभी तक डिस्पोजेबल का नामो निशान भी नहीं है, डिस्पोजेबल किट्स के बारे में मालूम ही नहीं है, या हर गली हर नुक्कड़ पर मौजूद दुकानें जो हैं उन्होंने कभी डिस्पोजेबल किट्स इस्तेमाल ही नहीं की, तो उस पर किस तरह से एहतियात करते हैं? ये कोई डिटोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं हमाम वाले। एहतियात के नाम पर जो है डिटोल इस्तेमाल कर लिया जाता है ताकि कुछ जरासीम जो हैं वो उनसे पाक रखा जा सके। उस तरह को दीगर औजार को कैंची है, ख़ास तौर पे दौरान कटिंग ख़त शेव करते वक्त अगर कभी जो है वो टक लगता है तो सबसे ज़्यादा खदशात पैदा होते हैं कि उस कट से जो है हेपेटाइटिस सी के फैलने का खदशा होता है। इसी तरह अगर डॉक्टर्स के हवाले से बात कर ली जाए तो एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल जो है वो भी आपकी सेहत के लिए ख़तरा हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर मुब्तला कर सकता है। ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई इन तमाम अमराज में सिर्फ दो मसाइल जो हैं वो अहम हैं, जिनमें पानी जो है वो एक ज़रिया है हेपेटाइटिस सी के फैलाव का, जबकि दूसरी जानिब जराही आलात और बार्बर शॉप्स पर एक ही उसरा के बार बार इस्तेमाल से ये अमराज जो है मज़ीद फैलते जाते हैं। कोशिश करेंगे कि आज के इसी प्रोग्राम में जो है जराही आलात के इस्तेमाल के हवाले से भी कुछ बात की जा सके और इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ इसमें शामिल किया जा सके कि किस तरह से हेपेटाइटिस सी से शहरियों को बचाए रखने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, या सिर्फ इक़दाम जो हैं वो ऐलानात की हद तक महदूद हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आलात जराही के गलत इस्तेमाल से और अताई डॉक्टरों की जानिब से सिरिंजों के गलत इस्तेमाल से या गैर मयारी पानी के मुज़र सेहत पानी के पीने से हेपेटाइटिस में मुब्तला हो सकता है कोई भी शख्स, तो उसी तरह स्ट्रीट फूड के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो अगर स्ट्रीट फूड में इस्तेमाल होने वाले बर्तन जो हैं उनकी सफाई बेहतर अंदाज में ना हो सके तो ऐसे में भी हेपेटाइटिस के फैलाव का खदशा जो है वो मौजूद रहता है। फूड अथॉरिटी भी इस पर कार्रवाइयाँ करती रहती है, किसी तरह के स्ट्रीट रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस ए, बी, सी ये ख़तरनाक बीमारियां हैं और कहा यह जाता है कि जब एक ही चम्मच बार बार मुख्तलिफ गाहकों को दिया जाता है बिना साफ़ किए या इसके साथ साथ कोई छुरी कांटा जो इस्तेमाल किया जाता है तो उससे इस तरह की बीमारियां फैलती हैं, उस हवाले से क्या इक़दाम करते हैं आप? सर हमारी कोशिश यही होती है कि कस्टमर को अगर इधर खाना देना है तो अच्छी तरह वॉश करके दें, और अगर कोई कस्टमर कह रहा है कि हमने ये नई चीज़ करनी, डिस्पोजेबल है हमारे पास, एक मरतबा देंगे दूसरी मरतबा फेंक देंगे, ठीक है। वैसे अगर डिशिंग वाशिंग के हवाले से हमने लेमन मैक्स वगैरह और भी जो होते हैं इक़दाम, बच्चों के हाथ की सफाई, वाशिंग की सफाई, पानी की सफाई का वो बहुत ही ख्याल ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, इस हवाले से फूड अथॉरिटी भी कार्रवाइयाँ करती रहती है, सफाई ना हो, गंदगी हो या इस तरह के मामलात हो तो अक्सर जुर्माने भी होते रहते हैं, इसके लिए आपको भी कभी जुर्माना हुआ है या आप सफाई को जो है वो बरकरार रखते हैं? नहीं, जुर्माना अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हुए हैं, 6 सालों में सिर्फ एक मरतबा हुआ है हमारे, वो भी फ्रिज की वजह से हुआ था
बाकी सफाई वगैरह जो होती हैं किचन में मामलात होती हैं कि चिकन की वजह से ये चीज़ें ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश ही होती हैं। जस्ट फ्रिज की वजह से सुबह का वो पानी बिल्कुल शहरी जो है ना सिर्फ इस बात का ख्याल करते हैं कि जब एक ही दुकान पर बार बार आएँ तो पहले ये भी देखें कि बर्तन साफ़ हैं या नहीं। दूसरी जानिब स्ट्रीट फूड में कारोबार करने वाले दुकानदारों का ये कहना है कि अगर शहरी डिमांड करता है तो उसको डिस्पोजेबल तमाम तर जो है खाने की प्लेट से लेकर चम्मच तक दिया जाता है ताकि किसी किस्म का खदशा जो है वो बाकी ना रहे। दूसरी जानिब फूड अथॉरिटी जो है वो मुख्तलिफ फूड चेन्स की अगर बात करी जाए, स्ट्रीट फूड की बात कर ली जाए तो उस पर कार्रवाइयाँ करती रहती है ताकि सफाई के मयार को बेहतर बनाया जा सके और सफाई खाने पीने के बर्तनों में हो, जराही आलात में हो या बारबर के उस्तरे में हो या मुज़रे सेहत पानी से बचाव हो। ये तमाम वो इक़दामात हैं जिससे अगर एहतियात ना की जाए तो हेपेटाइटिस में मुब्तला होने का खदशा हो सकता है। जबकि ज़िला इंतज़ामिया की तमाम तर कार्रवाइयाँ जो हैं इस हवाले से वो अगर बात कर ली जाए तो ऐलानात की हद तक महदूद रहती हैं। ख़ास तौर पर बारबर शॉप के हवाले से 1 साल कबल यह ऐलान किया गया था कि फैसलाबाद की तमाम बारबर शॉप जो है उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा और उसके साथ साथ जो है तमाम उस्तरे जो हैं उनका खात्मा करके किट्स जो हैं वो फराहम की जाएंगी ताकि शहरियों को इस मौजी मर्ज से बचाया जा सके। लेकिन ये ऐलान सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद रहा और फैसलाबाद का हर चौथा शहरी जो है वो हेपेटाइटिस सी में मुब्तला होने लगा है। इसी तरह जिस तरह पानी मुज़रे सेहत हो तो हेपेटाइटिस का खदशा होता है और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बारबर शॉप पे एक ही उस्तरे का इस्तेमाल बार बार किया जाए तो हेपेटाइटिस सी जैसी संगीन अमराज में मुब्तला होने का खदशा हो सकता है। इसी तरह डॉक्टर्स की अगर बात कर ली जाए तो ख़ास तौर पे BDS जिन्हें दांतों के साथ जो कि एक इंसानी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है उसके साथ जो है उसका इलाज करना होता है, जराही इलाज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं इस इलाज के दौरान। तो किस तरह से एहतियात करते हैं कि हेपेटाइटिस सी से बच सकें, इसी के लिए BDS भी हमारे साथ मौजूद होंगे और वो शहरी जो अपने दांत चेक करवाने आए हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इंतहाई हसास मुंह के अंदर का मामला होता है जहां दांतों को किसी पेशेंट का दांत निकालना है तो किसी की सफाई करनी है। इन तमाम सूरत हाल में अगर आलात सही तौर पर इस्तेमाल ना हो तो शदीद बीमारियां भी हो सकती हैं। कैसे एहतियात करते हैं इन तमाम चीज़ों से? इससे कि बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले है ना पेशेंट का जो है ना उसका पूछा जाए ट्रीटमेंट से पहले उसको हेपेटाइटिस का मसला तो नहीं है, शुगर का पेशेंट तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है। तो उसके अलावा इससे सबसे पहले बचने के लिए बीमारी से है ना आपको डिस्पोजेबल किट का ज़रूरी है ताकि एक ही पेशेंट को एक मरतबा ही उसको यूज़ किया जाए और इसको जो डिस्पोजेबल किट है वो पेशेंट को साथ में दे देनी चाहिए ताकि वो ख़ुद जो है ना अपना हेपेटाइटिस या शुगर इस तरह की बीमारी से ना निजात पाएँ। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि बहुत से ऐसे डेंटिस्ट अगर हम बात करें BDS बैठे हैं क्लिनिक बनाकर, लेकिन इसके बावजूद शहरी जाते हैं मुख्तलिफ चौराहों के अंदर बैठे उन हकीमों के पास जो कि नीम हकीम ख़तरा जान कहा जा सकता है। जिस तरह फैसलाबाद की अगर बात कर ली जाए तो जंग बाज़ार के अंदर या मुख्तलिफ चौराहों में जो देसी तरीके से दांतों का इलाज करते हैं सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस सी के फैलाव की वजह है। क्या कहेंगे उस हवाले से वहाँ पर शहरी जो है वो किस तरह से एहतियात कर सकते हैं? उसे कि देखें जहाँ से आपने ट्रीटमेंट लेना है सबसे पहले देखें उसका जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस हिसाब से आपको मेडिसिन वगैरह दी जा रही है या आप चेकअप करें कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट मेरा कैसा लग रहा है, जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट अच्छे होने चाहिए और उसकी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें वो खाद लोकल है या प्लास्टिक है। अक्सर वो देखा कि आजकल जो हम देखने में मार्केट में आ रहा है सल्फ़ के जैसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वही फिल्म के अंदर इस्तेमाल करें, उसी के दांत बनाया जा रहा है। ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सल्फ़ के जो है उससे सिर्फ दांत बनाया जा सकता है, उसकी फिलिंग नहीं की जा सकती। अच्छा, बिल्कुल दांत बनाने और फिलिंग करने में भी अगर बात कर ली जाए तो शहरी मुतासिर हो सकते हैं, ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। आपने अभी जो है वो कुछ चेकअप करवाया है, अगर आपको पता है कि कोई भी औज़ार अगर यानी किसी और पेशेंट पे भी वही इस्तेमाल हुआ, आप पे भी वही इस्तेमाल हो जाए तो हेपेटाइटिस सी का ख़दशा हो सकता है। किस तरह से एहतियात करते हैं, किस तरह से डॉक्टर्स को ख़ास तौर पे मॉनिटर करते हैं जब अपने दांतों के हवाले से किसी BDS के पास जाते हैं? जी, जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम तो सबसे पहले उनको देखते हैं कि उनके औज़ार को देखते हैं कि उनके औज़ार कौन से हैं और हमारा तो यही है कि जिनके पास डिस्पोजेबल हैं उनके पास और होता है। डॉक्टर साहब के पास भी डिस्पोजेबल ही थे तो बहुत अच्छा रहा इनके साथ हमारा।
अच्छा बिल्कुल, शहरी हो या कहीं भी आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो जिसको किसी डेंटिस्ट के पास जाना हो, तो ये एहतियात ज़रूरी है कि डेंटिस्ट जो है वो डिस्पोजेबल आलात इस्तेमाल करे, बजाय इसके कि एक ही औज़ार के साथ जो है मुख्तलिफ़ मरीज़ों का इलाज जो है वो किया जाए। ऐसी तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं आपको हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए और दीगर हेपेटाइटिस की जो अक़साम हैं उनसे ना सिर्फ बचने में मदद कर सकती हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपके बाकी ख़ानदान वाले भी महफूज रह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह पहले भी हमने प्रोग्राम बनाम सरकार में आपको बताया सीनियर डॉक्टर्स और प्रोफेसर की मदद से कि किस तरह से जो है मुख्तलिफ़ अक़साम के हेपेटाइटिस की जो किस्में हैं उनमें किस तरह से फैलाव हो सकता है। कुछ अक़साम जो हैं वो बच्चों में ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए और बी, जबकि हेपेटाइटिस सी जो है ये आलात जराही के गलत इस्तेमाल से और इसके साथ साथ एक ही उसरा बार बार इस्तेमाल किए जाने से बार बार शाप से भी फैल सकती है। ज़िला इंतज़ामिया हो, महकमा सेहत हो, उनकी जानिब से ऐलानात तो कर दिए जाते हैं कि तमाम बार्बर शॉप जो है उनको ना सिर्फ रजिस्टर्ड किया जाएगा बल्कि वहाँ मौजूद औज़ारों को और तमाम डेंटिस्ट के पास मौजूद औज़ारों को डिस्पोजेबल होने के हवाले से यकीनी बनाया जाएगा ताकि हेपेटाइटिस सी का फैलाव रोका जा सके। लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल ये है कि ऐलानात ही रहते हैं और फैसलाबाद शहर में हर चौथा बंदा जो है वो हेपेटाइटिस में मुब्तला दिखाई देता है, जिसकी एहतियात ना सिर्फ किया जाना ज़रूरी है। एक आखिरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे कुछ औज़ार ऐसे होते हैं जो डिस्पोजेबल अवेलेबल नहीं हैं, जिनमें आपके इस्तेमाल की सुइयाँ हो सकती हैं या ऐसी दीगर चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपने अपने क्लिनिक पे रखी, मुख्तलिफ पेशेंट्स को जो है वही इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है, तो उनके लिए क्या एहतियात करते हैं, किस तरह से वॉश करते हैं? उसमें सबसे पहले डिसइंफेक्शन लोशन होता है, वो लिक्विड डाल के उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट रखने चाहिए। उसके बाद उसको वॉश करना चाहिए। वॉश करने के बाद उसको ऑटोक्लेव करना चाहिए। ऑटोक्लेव करने के बाद इंस्ट्रूमेंट आपके बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, फिर उसको जो दोबारा यूज़ किया जा सकता है। ऐसे बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद भी आलात जिनको डिसइंफेक्शन के ज़रिए, लोशन के ज़रिए से पहले उन पर मौजूद तमाम जरासीम का ख़ात्मा किया जाता है, फिर उनको एक मैकेनिकल तरीके से उनकी स्विपिंग करते हुए उनको धोया जाता है ताकि अगर किसी दूसरे पेशेंट पर इस्तेमाल किए जाएँ तो एहतियात जो है वो बरकरार रह सके। लेकिन अगर यही एहतियात ना हो, हल्की सी भी चौंक हो, तो उसके नतीजे जो हैं वो ख़तरनाक बीमारियों की सूरत सामने आ सकती है। बात हो रही है ख़तरनाक बीमारी हेपेटाइटिस की, जिसमें हेपेटाइटिस सी भी है, हेपेटाइटिस बी भी है, वजूहात भी आपने जानी, लेकिन इनका तदारक किस तरह से किया जा सकता है, इस तमाम तर सूरत हाल से किस तरह से निपटा जा सकता है, इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसन डॉक्टर अहमद फ़ारूक साहब, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सर, हेपेटाइटिस सी अगर हम बात करें तो हर चौथा शख्स इसका शिकार हो रहा है, क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं और क्यों ये वो बीमारी है जो कंट्रोल में नहीं आ रही? जी, जैसा कि आपने हेपेटाइटिस की बात की, तो जो कॉमन हेपेटाइटिस हैं वो 5 वैरायटीज़ के हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और इंसिडेंस और प्रीवलेंस के हिसाब से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है हेपेटाइटिस सी में। इसके साथ हेपेटाइटिस ए जो है वो बच्चों में आमतौर पे कॉमन होता है, लेकिन एडल्ट्स में भी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं, इनमें परेशान कुन बात ये होती है कि ये दोनों दायमी अमराज बन जाते हैं। इन्हें हम खामोश कातिल कह सकते हैं। एक दफ़ा ये मर्ज़ स्टार्ट होते हैं, फिर कई साल तक जो है वो इंसान को मुतासर करते रहते हैं। अच्छा सर, इसमें जिस तरह से आपने बताया कि कई साल तक इंसान को मुतासर करते रहते हैं, एक आम सादालो शहरी जो है वो किन सिम्टम्स से जान सकता है कि वो हेपेटाइटिस के मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है या हो रहा है? चूँकि डेफिनेटली जब किसी को ये मर्ज़ लाहक होता है उसकी तशख़ीस जो है वो तो किसी न किसी टेस्ट के ज़रिए से ही की जाती है, लेकिन कुछ अलामतें ऐसी हो सकती हैं जिनसे एक आम इंसान जान सके कि इन बीमारियों की शुरुआत हो रही है या हो सकती है? अच्छा, इनमें से जो हेपेटाइटिस ए और ई है, ये 2 हेपेटाइटिस ऐसे हैं जो एक्यूट ऑनसेट के होते हैं। एक्यूट ऑनसेट से मुराद ये है कि वो थोड़े अरसे के लिए आते हैं और कुछ ही देर में अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट रिकवर हो जाता है। जो एक्यूट इलनेसेस होती हैं ये अचानक से ज़ाहिर होती हैं, तो अचानक से ज़ाहिर होने वाली बीमारियां जो हैं उनमें अलामत बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती हैं। जैसे मरीज़ आज ठीक है और कल वो ठीक नहीं है, तो ये एक्यूट इलनेस है। एक दिन में 2 दिन ही में उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। हेपेटाइटिस ए और ई में आंखें जर्द होना शुरू हो जाती हैं, खाना पीना ख़त्म हो जाता है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं,
पेट ख़राब हो सकता है और दूसरी अलामात बुखार वगैरह हो सकता है। इसके अलावा पेशाब की रंगत तब्दील हो जाती है, पखाने की रंगत बदल जाती है। इसे पीला यरकान बोलते हैं आम ज़ुबान में, क्योंकि ये तेज़ी से आता है। और इसमें हेपेटाइटिस ए में सबसे अच्छी बात ये है कि 100 में से 99% जो लोग हैं वो रिकवर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस ए में लोग रिकवर हो जाते हैं, इसी तरह एक डेंजरस पॉइंट आपने बताया हेपेटाइटिस सी के हवाले से कि हेपेटाइटिस सी जो है वो एक खामोश कातिल के तौर पर जाना जाता है। क्या ऐसी वजूहात हैं जिसके बाद इंसान इसमें मुब्तला होता है? चूँकि जिस तरह कहा जाता है सबसे अहम मसला तो हमारे यहाँ पानी का बहरहाल मौजूद है। इसके अलावा क्या क्या वजूहात हो सकती हैं किसी शख्स के हेपेटाइटिस सी में जो है वो इन्वॉल्व होने? अच्छा, खुशकिस्मती से हेपेटाइटिस बी और सी ये दोनों जो दायमी अमराज हैं और जिन्हें खामोश कातिल कहा जाता है, ये पानी से ट्रांसफ़र नहीं होता। इसमें एक अच्छी बात यह है, अगर पानी से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाए तो शायद हमारी 100% पॉपुलेशन जो है वो इससे अफेक्ट हो। हेपेटाइटिस ए और ई पानी से ट्रांसफ़र होता है, खाने पीने की चीज़ों से। हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा इन्फेक्टेड सिरिंजेस जो हैं उनके लगने से ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ़र होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, यानी मदर से बेबी को हो सकती है और मियाँ से बीवी को एक दूसरे से हो सकती है। हेपेटाइटिस सी में अलामत बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं होती। उसकी वजह ये है कि ये क्रॉनिक इलनेस है, दायमी मर्ज़ है। इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी महसूस करना शुरू कर देता है, जिस्म में दर्द, फिर भूख उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। जब बीमारी बढ़ती जाती है, कई सालों तक वो इन चीज़ों को अगर नज़रअंदाज करता रहता है तो फिर बाद में कुछ अलामत ऐसी आ सकती हैं जिससे हमें पता चलता है कि इसे हेपेटाइटिस बी या सी है। जैसे कि कुछ लोगों के पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, उन्हें खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं या काले पखाने आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हेपेटाइटिस बी और सी की क्रॉनिक सिम्टम्स होती हैं। लेकिन मोस्टली जो पेशेंट्स हेपेटाइटिस बी और सी की जिनकी तशख़ीस होती है, उनमें से ऐसे नौजवान अफराद होते हैं जो किसी दूसरी वजह से अपने टेस्ट करवाते हैं। कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं तो उनके रूटीन के टेस्ट किए जाते हैं, उसमें फिर पता चलता है कि इन्हें हेपेटाइटिस बी सी, अदरवाइज़ वो हेल्दी होते हैं। इस तरह कुछ यंग एडल्ट्स आते हैं हमारे पास ब्लड डोनेट करने के लिए, खून का अतिया देने के लिए आते हैं, तो उनके टेस्ट में पता चलता है कि इन्हें हेपेटाइटिस बी या सी है, अदरवाइज़ उन्हें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। किसी पेशेंट को इस ऐसी ख़तरनाक और ख़ामोश बीमारी के हवाले से इल्म भी उस वक्त होता है जब किसी दूसरे मर्ज़ के अंदर या किसी दूसरी ज़रूरत के तहत वो मुख्तलिफ़ इक़साम के टेस्ट करवाने के लिए आता है। जी, तो इसमें हेपेटाइटिस बी और सी की तशख़ीस के लिए ज़रूरी है कि आप अपना रूटीन का चेकअप, अगर आपको कोई अलामत नहीं भी हैं, कोई तकलीफ़ नहीं भी है, तो अपना रूटीन का चेकअप आप साल में एक दफ़ा, 2 साल में एक दफ़ा करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साल हर साल डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। ठीक है, अगर वो हेल्दी हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर के पास ना जाएं, लेकिन कभी कभार अपना रूटीन चेकअप या बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं वो करवा लेने चाहिए। तो उसमें जब उनकी तशख़ीस हो जाती है तो हम समझते हैं कि वो खुशकिस्मत हैं। और उनकी डिज़ीज़ की जब तशख़ीस हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। आज से 10 साल पहले तो हेपेटाइटिस सी के लिए टीके लगाए जाते थे जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे थे। मरीज़ पहले इतना बीमार नहीं होता था जितना टीके लगने के बाद होना शुरू हो जाता था, लेकिन अब तो टैबलेट्स वगैरह अवेलेबल हैं। 3-1 महीने का कोर्स होता है, पेशेंट जो है वो अपना उसकी वायरल इरेडिकेशन हो जाती है और पेशेंट रिकवर हो जाता है उसमें। अच्छा सर, इसमें जिस तरह आपने कहा कि पहले इंजेक्शन लगाए जाते थे जो कि इंजेक्शन के बाद के जो सिम्टम होते थे वो पेशेंट के लिए खासे मुश्किल होते थे, बुखार का हो जाना, बालों का झड़ जाना। अब जो मेडिसिन जिस तरह से आपने कहा कि टैबलेट्स अवेलेबल हैं 3 महीने के कोर्स के बाद, क्या ये हेपेटाइटिस जो है इस 3 महीने के कोर्स के बाद मुकम्मल ख़त्म हो जाता है या कि कुछ वक्त बाद ये दोबारा भी ज़ाहिर हो सकता है? देखिए, मर्ज़ कोई भी है, अगर वो एक दफ़ा अटैक कर सकता है तो दूसरी दफ़ा भी अटैक कर सकता है, ये तो जनरल रूल है। बहुत कम अमराज ऐसे होते हैं जो इम्यून मीडिएटेड होते हैं, उनकी रिकवरी उसमें अक्सर एक दफ़ा जब अटैक होता तो दोबारा नहीं होता, लेकिन आलमोस्ट 95 to 97% इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं उनमें रिकरेंस का चांस होता है, यानी मर्ज़ दोबारा भी आ सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी में अगर हम 3 महीने का कोर्स करते हैं तो अक्सर पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। आम तौर पे जो एंटीवायरल थेरेपी दी जाती है इसमें 90% से ज़्यादा रिकवरी रेट है और बहुत कम मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें भी प्रॉब्लम दोबारा होती है, लेकिन अगर दोबारा हो भी जाए तो तब भी इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। यानी ट्रीटमेंट मौजूद है, इलाज हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग ए डॉक्टर, आप अपने पेशेंट को या फैसलाबाद के शहरियों को
क्या एडवाइस करेंगे कि हेपेटाइटिस की इन तमाम स्टेजेस से बचने के लिए क्या क्या इकदाम जो हैं, यानी मैं अगर अपनी बात करूं तो क्या क्या इकदाम जो हैं वो मेरे लिए ज़रूरी होंगे ताकि मैं इन ख़तरनाक बीमारियों से जो है वो बचा रह सकूं? जी, हेपेटाइटिस के लिए जो चंद ज़रूरी इकदाम हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, उनमें ये है, एक तो हाइजीनिक मेजर्स जो हैं उन्हें हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपनी डेली रूटीन लाइफ में हमें सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि जो चीज़ें भी आप खाने पीने वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, घर में ला के अच्छे तरीके से बॉयल करें, और खाने पीने में सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा एहतमाम होना चाहिए। अगर मजबूरन बाहर से कोई चीज़ लेना पड़ती है तो उसमें ठेलों से, रेहड़ियों से चीज़ें लेके ना खाई जाएँ, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक वही चीज़ें, वही यूटेंसिल्स यूज़ कर रही होती है। उन्हीं बर्तनों में जब आप खाते पीते हैं तो हेपेटाइटिस फैलता है, ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस ए और ई। इसके अलावा जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें होती हैं, जैसे रेज़र हैं, टूथब्रशेज़ हैं और दूसरी चीज़ें, उन्हें आप सेपरेट रखें। उनमें मिक्सिंग का चांस नहीं होना चाहिए। आमतौर पे देखा गया है वॉशरूम में फैमिली मेम्बर्स सारे के सारे अपने टूथब्रशेज़ इकट्ठे रख लेते हैं, उसमें बाज़ मिस्टेक हो जाती है। अगर मिक्सिंग होती है तो ब्लड के ज़रिए हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं वो फैलते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, इसमें ख़ास तौर पे जिस तरह आपने इन चीज़ों का जिक्र किया कि मिक्सिंग हो जाए, टूथब्रश की हो जाए, या इसके अलावा रेज़र की, जिस तरह हमारे यहाँ बार्बर शॉप्स हैं वहाँ पे एक ही उस तरह है और सैकड़ों का सिर्फ ब्लेड जो है वो भी बिना किसी एहतियात के चेंज किया जा रहा है। एक तो इसका मुझे बताइए कि क्या ये भी वजह हो सकती है? दूसरा, ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट फूड है जो ढके बगैर मुख्तलिफ़ शाहराहों पे हमें नज़र आती हैं, ख़ास तौर पे अगर सर्दियों की बात कर ली जाए तो जलेबियाँ हैं, समोसे हैं, जो लोग इस तरह के स्पाइसी खाने पसंद करते हैं लेकिन वो दुकानों पे ढक कर नहीं रखे जाते, वो कितना बड़ा सबब बनते हैं? जो अनहाइजेनिक लाइफस्टाइल्स हैं उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है। खाने में सफाई सुथराई का ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए। जो आपने बार्बर शॉप की बात की, बेसिकली हेपेटाइटिस बी और सी के फैलने की मेन रीज़न ही ये जो कॉमनली इन्फेक्टेड सिरिंजेस थी। आज से कोई 20-25 साल पहले की अगर बात करें तो क्वैकरी और डिस्पेंसरी बहुत ज़्यादा थी। उसमें एक ही सिरिंज से डिफरेंट पीपल्स को इंजेक्ट किया जाता था। वही सिरिंज भगो के पानी में उबाल के गर्म करके दोबारा से लगा दी जाती थी। तो इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन टेक्निक्स की वजह से हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ज़्यादा फैला। जब आप बार्बर के पास जाते हैं तो आप प्रेफर करें कि आप रेज़र इस्तेमाल ना करवाएं। जैसे अक्सर मेल कटिंग करवाते हैं तो बैक साइड पे आप दूसरी मशीन जो है या ट्रिमर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कट का और ब्लीडिंग का चांस नहीं होता। लेकिन अगर आपने शेव करवानी है तो आप पर्सनल किट यूज़ करें। दूसरों लोगों की इन्फेक्टेड किट यूज़ करेंगे तो हेपेटाइटिस बी और सी के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, अब कुछ लास्टली ये भी बताइएगा कि एक पेशेंट है जो कि हेपेटाइटिस सी में या बी में इन्वॉल्व हो चुका है, उसका कोर्स जारी है, उस कोर्स के दौरान यानी मेडिसिन वो ले रहा है, 3 माह का कोर्स उसका स्टार्ट हो चुका है, उस दौरान क्या क्या एहतियात उसको करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो है वो बॉडी वाइज रिकवर कर सके इस बीमारी से? ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट से पहले या ट्रीटमेंट के बाद जो जनरल मेजर्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे। इन जनरल जैसे हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि उनका हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, खाने पीने में हेल्दी फूड इस्तेमाल करें। जो जनरल मेजर्स हैं जैसे स्मोकिंग से अवॉइड करना है उन्होंने, और हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। बहुत सारी डाइट मॉडिफिकेशन जो हैं पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकती हैं। जैसे अगर किसी का हेपेटाइटिस सी थोड़ा एडवांस है, पेट में पानी पड़ा हुआ है, जिगर मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है, दूसरे इश्यूज़ हैं, उनमें ट्रीटमेंट को भी मॉडिफाई किया जाता है, उनकी डाइट मॉडिफिकेशन भी की जाती है। लेकिन जनरल मेजर्स जो हैं वो यही हैं कि खाने पीने में सफाई का ख्याल किया जाए, प्रोटीन डाइट ली जाए, और दूसरा डेली रूटीन वॉक होनी चाहिए, और वॉक जो होनी चाहिए वो टू द लिमिट ऑफ टॉलरेंस होनी चाहिए। ख़ुद को मुश्किल में नहीं डालना, लेकिन रोज़ाना का 5, 10, 15 मिनट जितनी वॉक कर सकें वो करते रहें। बिल्कुल, रोज़ाना की वॉक करें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे ऐसे मेजरमेंट्स जो हैं ख़ास तौर पे ख़ुराक के हवाले से अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और बार्बर शॉप में जाने से, जिस तरह प्रोफेसर अहमद फ़ारूक साहब ने भी बताया कि एहतियात करें, एक ही किट से जो है बार बार ख़त और शेप ना करवाएं, बल्कि अपनी किट रखें तो ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसा अनहाइजेनिक फ़ूड जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है उससे भी बचने की कोशिश करें।
पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद और इस शहर में जगह जगह अगर बात कर ली जाए तो हेपेटाइटिस सी के मरीज़ जो हैं वो दिखाई देते हैं और दिन ब दिन इनकी तादाद जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रीट फूड में इस्तेमाल होने वाले गैर मयारी बर्तन और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे डेंटिस्ट के यहाँ इस्तेमाल होने वाले औजार हैं। जबकि इसके साथ साथ बार्बर शॉप पे एक ही उस तरह का बार बार इस्तेमाल हो या अताई डॉक्टरों की जानिब से एक ही सरिंज का मुतअद्दिद बार इस्तेमाल, ये तमाम वो अवामिल हैं जिससे शहरी जो हैं वो हेपेटाइटिस के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम बनाम सरकार में आपने डॉक्टर्स की राय भी जानी, माहिर प्रोफेसर्स की राय भी जानी और BDS की राय भी जानी, जबकि बार्बर शॉप पर भी बात करने की कोशिश की गई कि वो शहरी जो इन तमाम बीमारियों से बचना चाहते हैं वो अपनी या तो ज़ाती किट्स इस्तेमाल करें या फिर डिस्पोजेबल औजारों का इस्तेमाल करें। पानी के हवाले से कोशिश करें कि साफ़ पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाए, जिसकी फैसलाबाद में किल्लत बहरहाल मौजूद है। इस हवाले से तमाम तर इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए, तमाम ऐलानात जो हैं वो ऐलानात ही रहते हैं। दावे किए जाते हैं कि शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे इक़दाम जो हैं वो अमली तौर पर दिखाई नहीं देते। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि ना सिर्फ इन तमाम अवामल पर तवज्जो की जाए बल्कि इनका सद्देबाब भी किया जाए ताकि शहरियों की कीमती जानें जो हैं मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने से बच सकें। ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं हुक्मरानों की, ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं ज़िला इंतज़ामिया की, ये तमाम ज़िम्मेदारी बनती है महकमा हेल्थ की, लेकिन तमाम ही शायद ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं। और बनाम सरकार में आज हमने सरकार को ये बताने की कोशिश की है कि तवज्जो कीजिए और शहरियों की ज़िंदगियों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने से बचाइए। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान वकास अहमद बेग को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।